बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं MK प्रिपरेशन KPK में जो नई SST की सीट्स अनाउंस होने वाली हैं उनके लिए फिज़िक्स मैथ की प्रिपरेशन के लिए फ़िज़िक्स के लेक्चर्स की एक नई सीरीज़ ला रहा है। उसी लेक्चर सीरीज़ की आज एक नए सेशन के साथ आपके सामने हाजिर है। आज के सेशन में हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले काइनेमेटिक्स में जाने की तरफ से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स असल में ये एक ओल्डेस्ट ब्रांच, फिजिक्स की जो सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है उनमें से एक है। और बाय नेचर जो कुदरत ने जो भी चीज़ें पैदा की हैं वो सारी की सारी मोशन के अंदर है। वो चाहे एटॉमिक लेवल या सब एटॉमिक पार्टिकल हों या गैलेक्सीज हों, इवन कि हमारी जो गैलेक्सी जिसमें हम मूव करें वो एज इट इज़ पूरी की पूरी गैलेक्सी, पूरे का पूरा यूनिवर्स जो है वो मूव कर रहा है, मोशन में है। इसी तरह मैटर जिससे कंपोज होता है तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे जो पार्टिकल्स हैं वो भी मोशन में। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है नेचर के अंदर जो रेस्ट की हालत में हो, सब के सब जो है वो मोशन में है। और इन मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैकेनिक्स की ब्रांच है वो उसको एक्सप्लेन करती है। अब मैकेनिक्स को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमैटिक्स। ये ग्रीक वर्ड फॉर मोशन जो है उससे इसको ड्राइव किया गया है और ये डील करता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ व्हाट कॉज द मोशन। यानी कि हम काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज। हम मोशन की बात तो करते हैं बट वो मोशन किस वजह से है वो हम काइनेमैटिक्स में बात नहीं करते, वो हम डायनामिक्स में बात करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम मोशन की जो डिटेल्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आता है उसकी टाइप्स क्या और कौन सी इक्वेशंस हैं जो उनको गवर्न करती हैं, और मोशन से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है हम उन सबको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। पर यहाँ पर हम मोशन के कॉज के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन की। तो रेस्ट और मोशन ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। तो रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट तब रेस्ट में होता है जब वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो, उसको हम रेस्ट में कहते हैं। इस तरह मोशन में कोई ऑब्जेक्ट तब होगा जब वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ सराउंडिंग के लिहाज से। फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप गाड़ी में बैठे हुए किसी दूसरे शख्स के लिहाज से रेस्ट में होंगे। बट एट द सेम टाइम कोई शख्स अगर आपको गाड़ी के बाहर से देख रहा है तो उसके लिए आप मोशन में होंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो वो मोशन में होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा, चेंज नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं कि वो मोशन में नहीं है। इसी तरह इस चीज़ रेस्ट और मोशन के साथ साथ जो तीसरी अहम चीज़ है दैट इज़ अ पोजीशन। पोजीशन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन होती है रिलेटिव टू सम रेफरेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रेफरेंस। तो जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रेफरेंस की। हमेशा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन को डिस्क्राइब करेंगे तो हमेशा उसको किसी ना किसी रेफरेंस पे लेते हैं। आमतौर पर हमारा रेफरेंस जो वो ज़मीन के लिहाज से होता है, बट आसानी के लिए उसकी लोकेशन या पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसको किसी करीब दूसरी चीज़ के साथ उसको रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट के लिहाज से कहीं और होगा, बट किसी दूसरे स्टूडेंट के लिहाज से उसकी पोजीशन को डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर हमेशा जब आप पोजीशन या लोकेशन की बात करते हैं इट इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। ओके जी, फर्दर हम बात करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई, वही रेफरेंस जिसकी मैं बात कर रहा था कि आमतौर पर हम रेफरेंस जैसे मैंने बताया ज़मीन के लिहाज से देते हैं। पर फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स प्लेन में ट्रैवल कर रहा है तो उसको उसका जो रेफरेंस है वो हम उस प्लेन में बैठे हुए बाकी लोगों के लिहाज से लेंगे, ना कि ज़मीन के लिहाज से। तो ऑलवेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी विल डिस्कस इट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट।
और जब बात कर लेते हैं जी इनकी टाइप्स की, तो मोशन की टाइप्स कितनी है? तो मोशन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं जी? ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ये 3 मोशंस हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है जी? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल इन द लाइन और पाथ ऑफ मोशन कुड बी स्ट्रेट और कर्व, कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो एज इट इज होल, उसकी बॉडी जो मूव कर रही हो, तो वो पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व पाथ भी हो सकता है, इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब फर्दर ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स ट्रांसलेटरी मोशन की। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन, देन कर्विलिनियर मोशन एंड लास्ट में जी रैंडम मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है जी? रेक्टिलिनियर मोशन जो वो स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है घूमे बगैर विदाउट रोटेशन स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ या कर्व पाथ में मूव कर रहा हो तो उसको हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। और इर्रेगुलर विदाउट एनी पैटर्न, जैसे मक्खी या मच्छर या कोई फ्लाई उड़ती है बगैर किसी पैटर्न के, तो उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारी, दैट इज अ रोटेटरी मोशन। तो रोटेशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल अराउंड अ फिक्स एक्सिस, कि अगर एक फिक्स पॉइंट के गिर्द कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में पाथ में मूव करे तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फैन है, फैन हमारा अपने फिक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। कोई साइकिल का या मोटरसाइकिल का पहिया वो अपने एक एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। लास्ट टाइप है जी वाइब्रेटरी मोशन, द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स पॉइंट के आगे या पीछे, बैक एंड टू एंड फ्रो मोशन जो है, बैक एंड फोर्थ जो मोशन है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स थी मोशन की। ओके जी, अब आगे एक बड़ा इससे अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें बात करनी कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो एट द सेम टाइम ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, रोटेटरी भी हो सकता है, वाइब्रेटरी भी हो सकता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम के अंदर 2 या 3 तक डिफरेंट मोशंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो अर्थ है वो एक ही टाइम में सर्कुलर पाथ में सूर्य के गिर्द घूम रही होती है, तो वाइब्रेटरी उसके सर्कुलर पाथ में कर्विलिनियर मोशन भी कर रही होती है। उसके अलावा वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है तो वो रोटेटरी मोशन भी कर रही होती है। तो एक ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में एक से ज़्यादा तरह की जो मोशंस है वो उनको परफॉर्म कर सकता है। दूसरा जो इसके साथ मज़ेदार एस्पेक्ट है वो दैट इज ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम, कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। ये थोड़ी सी अजीब बात लगती है, बट होल्ड ऑन, आप एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक शख्स जो है या आप गाड़ी में बैठे सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने साथ वाली सीट पे बैठे हुए पैसेंजर के लिहाज से रेस्ट में है, बट एट द सेम टाइम कोई शख्स आपको गाड़ी से बाहर से देख रहा है तो उसके लिए आप मोशन में। तो आप अकेले एक ही टाइम के अंदर किसी एक रेफरेंस के लिहाज से रेस्ट पर है तो किसी दूसरे के लिहाज से आप मोशन में होंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही वक्त में रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उनको किस रेफरेंस से देख रहे हैं। उसके बाद इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि जो रेस्ट और मोशन है ये रिलेटिव है किसी रेफरेंस के लिहाज से, कि एक रेफरेंस के लिहाज से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को जो मोशन में देख रहे हैं तो पॉसिबल है कि वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे रेफरेंस के लिहाज से रेस्ट में हो। तो हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन को हम किसी रेफरेंस के लिहाज से डिस्कस करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। तो इन द आपकी डेली लाइफ के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ के साथ वास्ता पड़ा होगा जिनको डिस्क्राइब करने के लिए उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पर जाते हैं और उससे शुगर परचेज करते हैं तो आप उसको कह देते हैं कि आपको 1 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो आपकी बात सिर्फ उसकी क्वांटिटी बताने से कंप्लीट हो जाती है। यानी कि आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है और आपकी बात क्लियर होगी। बट कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल आप पेशावर से लाहौर आना चाह रहे हैं तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 600 किलोमीटर है, तो 600 किलोमीटर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए कि आपको किस तरफ
जाना है। तो इस तरह की क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी जो मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होती है, हम उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड काफ़ी होती है, उनकी क्वांटिटी जो है वो काफ़ी होती है। अब इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 × 3 5 kg, तो आप सिंपल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए इन क्वांटिटीज़ को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज में चूंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गई है, तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इनको हैंडल करने के लिए कुछ पर्टिकुलर जो हमारे पास रूल्स और लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम उनको जो बोल्ड लेटर हैं, मोटे अल्फाज के साथ जो वो लिख सकते हैं, या उनके ऊपर एक सिंपल एरो हेड लगा के भी आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनके ऊपर सिंपल एरो लगा के वो इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। बट अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसके लिए आपको जो उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको दिखाने के लिए आप एक लाइन लगाएंगे। लाइन की जो लेंथ है वो उसकी मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगी, और लास्ट में जो उसका एरो हेड होगा वो उसकी डायरेक्शन को जो इंडिकेट करेगा। उसकी जो इसकी लेंथ है वो उसकी मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करेगी, और उसका जो एरो हेड है उसकी डायरेक्शन बताएगा। जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम टेल कहते हैं, जो उसका लास्ट पॉइंट है एरो हेड है उसको हम हेड कहते हैं। तो इस तरह आप वेक्टर को जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम किस तरह से अगर आप बताना चाह रहे हैं किसी डायरेक्शन को, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, तो उसके लिए आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरे को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो आपको डायरेक्शंस देती है एक पेज के ऊपर कि वो पेज की कौन सी साइड किस डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो दो लाइंस है ये हमें जो चारों डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट उसको इंडिकेट कर रहे हैं। इसको हम जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम उन एक्सिस को, एक्स या वाई एक्स है, ये जो लाइन हम इनको एक्सिस कहते हैं, अगर हम इनको एक्स या वाई एक्सिस से इंडिकेट करते हैं हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। इसमें जो ये वाली लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और जिस पॉइंट पर ये मिल रही होते हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो हम अमूमन जब किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरह किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि डायरेक्शन को शो करवाया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हैं तो आप उस वेक्टर को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि वो नॉर्थ ईस्ट साइड पर है। तो वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए हम हमेशा किसी न किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे तो हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हम किस तरह से एक जो वेक्टर क्वांटिटी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम एक अल खालिद टैंक है जो कि पाकिस्तान और चाइना के कोऑपरेशन से जॉइंटली डेवलप किया गया। वो कह रहे थे कि 30 डिग्री जब वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट में मूव कर रहा है 50 मीटर ओरिजिन से 50 मीटर पर है, 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, तो आप इसको रिप्रेजेंट करें इसको सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करेंगे। इसमें हम जो उसकी डायरेक्शन है उनको इंडिकेट कर देंगे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड 50 मीटर्स और दूसरी उसकी डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये दो चीज़ें हैं।
तो अब हम इन दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करने के लिए पेपर के ऊपर हम सबसे पहले एक सूटेबल स्केल जो है वो डिफाइन करेंगे। स्केल हम किस लिए डिफाइन करेंगे कि हमारे पास ऑब्वियसली कोई फोर्स है, कोई डायरेक्शन है या कोई भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, हम उसको पेपर के ऊपर लेंथ की सूरत में ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने पीछे बात की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है वो असल में उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा। तो यहां पर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 50 मीटर। तो अब हम उसको एक सूटेबल स्केल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं जो 10 मीटर्स है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो इस हिसाब से हमारी वैल्यू है 50 मीटर की, तो ये किसके इक्वल होगा? 5 सेंटीमीटर के। तो इस तरह हमने अपनी मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट कर दिया है लेंथ ऑफ द वेक्टर की तरफ। वो हमारी लेंथ कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब मैग्नीट्यूड का मसला हल हो गया। अब हम बात करेंगे हम उसकी डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम ये ओरिजिन से 30 डिग्रीज पे 5 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमें बताएगा कि 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये अल खालिद टैंक मूव कर रहा है। तो अगेन जो हमारे पास स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम स्केल लेंगे और उस स्केल के अकॉर्डिंग हम मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे और देन उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हुए हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने देखा था ज्योग्राफिकल कार्टेशियन सिस्टम में। इस तरह अगर हम इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसको कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। रूल्स वही है, आप स्केल बनाएंगे, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन को इंडिकेट कर देंगे। अच्छा जी, हम बात करते हैं उन टर्मिनोलॉजीज की जो एसोसिएट हैं मोशन के साथ। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म है जो मोशन के साथ एसोसिएट है दैट इज डिस्टेंस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा, तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। सो द व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ ऑफ द पार्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से चलकर इस पॉइंट तक इस पाथ को फॉलो करते हुए आया, तो जो ये लेंथ ऑफ द पाथ है इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस एक जो स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम एक्स, आर, एस, एल किसी भी अल्फाबेट से नोट कर सकते हैं। ओके जी, दूसरी जो टर्म इसके साथ एसोसिएट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। जो अमूमन जो स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस का। तो जो डिस्टेंस वो हमने कहा था लेंथ ऑफ द पाथ। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो इस पॉइंट से चलकर स्कूल से चलकर ये पाथ फॉलो करते हुए अपने घर तक आता है, तो ये लेंथ ऑफ द पाथ जो है ये हमारे पास डिस्टेंस कराएगा। बट वो यहां से भी आ सकता है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेंथ ऑफ द पाथ जो है वो डिस्टेंस होगी, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये चूंकि डायरेक्शनल होता है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसलिए हम इसको डेल्टा एस से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर जो वो एरो हेड होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। स्ट्रेट पाथ होता है जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पर आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, इस जगह पर आता है। तो अब ये उसने फर्ज करें ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी है, तो ये लेंथ ऑफ द पाथ जो ए बी सी डी है ये हमारे पास डिस्टेंस होगा। बट जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आपके पास कोई भी पाथ हो, अगर हम उसका शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक पॉइंट से अगर कोई शख्स इस पाथ को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पर आया, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बट चूंकि कोई ना कोई पाथ फॉलो हुआ है तो इसका डिस्टेंस कोई ना कोई जरूर होगा। तो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, स्ट्रेट पाथ होता है, कम से कम होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
अच्छा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो कम टाइम में कम फासला तय करता है तो हम कहते हैं कि इसकी स्पीड कम है, और अगर वो कम टाइम में ज़्यादा फासला तय करता है तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। तो स्पीड होता क्या है? स्पीड असल में पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होता है हम उसको स्पीड कहते हैं, कि एक यूनिट टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम स्पीड कहते हैं। मैथमेटिकली बात करें तो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस से, टाइम को डिनोट करते हैं डेल्टा टी से, स्पीड को हम डिनोट करते हैं वी से। तो वी इज इक्वल टू डेल्टा एस और डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या होता है? ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसका मतलब ये है कि इसमें चेंज आ रहा है, डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल प्लेस से चल के फाइनल प्लेस तक जा रहा है तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस तरह टाइम भी किसी इनिशियल टाइम से स्टार्ट होकर फाइनल टाइम तक गया है तो इसको हम स्पीड कहते हैं। तो डेल्टा एस को हम लिखते हैं एस एफ माइनस एस आई। एस एफ जो है वो फाइनल डिस्टेंस है, एस आई जो वो इनिशियल डिस्टेंस है। इस तरह टी एफ जो है फाइनल टाइम है और टी आई जो है वो इनिशियल टाइम है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है तो इनिशियली उसका टाइम t1 होगा, यहाँ पहुँच कर उसका टाइम हो जाएगा t2। यहाँ पर जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज एस आई, और यहाँ पर जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है दैट इज एस एफ। तो इस तरह यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, एग्जाम्पल एक दी गई है। ये स्पीड हमें क्या बताती है? ये क्वांटिटेटिवली बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मोशन कर रहा है। क्वांटिटेटिवली हमें वैल्यू बताती है कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप पेशावर से जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे M1 के जरिए, और आप 2 बजे जो है वो स्वाबी इंटरचेंज को क्रॉस करते हैं और 80 किलोमीटर, वो स्वाबी इंटर जो है वो पेशावर से 80 किलोमीटर पर है, और 3 बजे आप उस इंटरचेंज पर गुजरते हैं। यानी 2 बजे आप पेशावर से निकलते हैं और 3 बजे आप पहुंच जाते हैं स्वाबी इंटरचेंज पर जो कि 80 किलोमीटर है पेशावर से। तो अब आपका जो इनिशियल टाइम है वो 2 बजे है, फाइनल टाइम आपका हो गया है 3 बजे। तो 3 माइनस 2 इनका फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इस तरह आपकी जो इनिशियल स्पीड है जाहिर सी बात है वो 0 होगी, क्योंकि हमने रेस्ट किया से चलना शुरू किया और 80 किलोमीटर आपने डिस्टेंस जो है वो जो आखिरी डिस्टेंस है स्वाबी इंटरचेंज पर आपने किया 80 किलोमीटर। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस किया 80 माइनस 0, तो 80/1, तो आपकी जो स्पीड होगी दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड कहलाएगी। तो इस तरह आप किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्पीड के भी आगे 2 टाइप्स हैं, दैट इज एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज द नेट एवरेज स्पीड जो है वो इज द नेट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, कि आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पर डिवाइड कर दें तो उससे आपकी एवरेज स्पीड निकलेगी। फॉर एग्जांपल आपने 155 किलोमीटर किया है 3.5 घंटे के ऊपर, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी कि थ्रू आउट द डिस्टेंस, थ्रू आउट द जर्नी जो आपकी एवरेज स्पीड है दैट इज 44.3 किलोमीटर पर आवर। इसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? कि ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो आप स्पीड को देखते हैं उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा है, उसकी नीडल आपको एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो आपकी स्पीड होगी वो दिखा रहा होता है। मैथमेटिकली हम उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट, ये चीज यहां पे समझने वाली है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, यानी कि बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, इतना कम कि तकरीबन वो 0 तो नहीं है बट 0 के करीब करीब है, बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। जैसे आप स्पीडोमीटर पर एक वक्त में देखते हैं तो स्पीडोमीटर उस एक खास वक्त के लिए आपकी गाड़ी की स्पीड को बता रहा होता है, इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। अब यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि आपने उसको बिल्कुल चेंज नहीं किया होता, यानी कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ मूव करें। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो यहाँ से चलकर यहाँ पर आया तो उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले स्टेप में फिर उसकी 5 किलोमीटर पर आवर थी,
फिर उसकी 5 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब थ्रू आउट द जर्नी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। इसको हम जो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। बात कोई बंदा स्टार्ट किया, उसकी स्पीड थी 5, फिर उसकी स्पीड होगी 15, फिर होगी 10, फिर होगी 20, मतलब उसकी जो स्पीड है वो यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर चेंज होती जा रही है। इसको हम वेरिएबल स्पीड बोलेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के दौरान अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही हो तो उसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्पीड के साथ एक यूनिट टाइम के अंदर मूव कर रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि जो गिनीज जेस्टोपोर्ट चैंपियनशिप के अंदर जो स्पीड ऑफ गार्डन सेल थी वो 33 मिलीमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया 2 मिनट्स के अंदर। तो उसकी स्पीड आप बताएं तो आप उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम को वैल्यूज पुट करेंगे तो उसकी स्पीड आ गई 0.0024 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो मालूम कर सकते हैं। फास्टेस्ट मैन है यूसेन बोल्ट, जिसने 2009 के जमैकन ओलंपियन के अंदर ओलंपिक्स के अंदर 100 मीटर की रेस 9.58 सेकंड में फिनिश की थी। ये फास्टेस्ट मैन का रिकॉर्ड है उनके पास। इस तरह जो फास्टेस्ट बॉल है अब तक का सबसे तेज वो 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फेंका गया है। वो रिकॉर्ड भी पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के पास है। इसका कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी स्पीड्स गिवन है मीटर फी सेकंड और किलोमीटर पर आवर्स के अंदर। अच्छा जी, ये तो था स्पीड और उसकी अगर टाइप्स। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क था वही फ़र्क स्पीड और वेलोसिटी के अंदर है। स्पीड में हमने ये पढ़ा था कि पर यूनिट टाइम के अंदर कोई जिस्म कितना डिस्टेंस कवर करता है, बट यहाँ पर हम बात डिस्टेंस की नहीं, हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की कि वेलोसिटी जो होती है पर यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। इसको v से डिनोट करते हैं, s/t इसका फॉर्मूला है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो मीटर फी सेकंड है। इसी तरह वेलोसिटी की भी आगे वही टाइप है, एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरह हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जो हमारे पास वही आती है कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स में जो लिमिट है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इनका टाइम इंटरवल इतना कम है कि जीरो के करीब है बट जीरो नहीं है, कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो हम किसी वेलोसिटी को देखते हैं उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ और उन्होंने ग्राफ्स दिए हुए हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं वेलोसिटी के बारे में कि ये एवरेज वेलोसिटी डज नॉट कन्वे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब जब वो कह रहे हैं जी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देती किसी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो वेलोसिटी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसिंग डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है कि यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो कहते हैं कार जो मूव कर रही है कर्व पाथ के ऊपर थ्रू पॉइंट ABCD, यानी कि इस पॉइंट के थ्रू उसने मूव करके जाना है जैसे फिगर में दिखाया गया। तो कहता है एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड ओवर द इंटायर जर्नी, ये एवरेज वेलोसिटी है। बट एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी A to B, B to C, C to D, D to E है। तो ये अब डिटेल इंफॉर्मेशन ये बराबर नहीं है। डिटेल इंफॉर्मेशन जो एवरेज वेलोसिटी वो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं बताती। कोई जैसे मैंने आगे आपको बताया था कि इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कहीं पर किसी इंटरवल में उसकी स्पीड जो वो ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, तो हमें ये पता नहीं चल सकेगा कि किस सेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट था, किस सेक्शन में वो स्लो था। तो एवरेज वेलोसिटी ओवरऑल जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है, डिटेल हर हिस्से की जर्नी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती। ओके जी, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आ जाती है दैट इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एन एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन क्या है जी?
चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी में चेंज कितना आता है। फॉर एग्जांपल एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो रेस्ट की हालत से एक्सेलरेट करता है, रेस्ट की हालत से अपनी बाइक को चलाता है और 10 सेकंड में वो स्पीड को ले जाता है 60 तक, और एक जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो 10 सेकंड के अंदर स्पीड को ले जाता है 100 पर। तो अब उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि पहले मोटरसाइकिल जो 0 से 60 गया 10 सेकंड में, उसने कम एक्सेलरेट किया है, उसकी वेलोसिटी में कम चेंज आया है, और जो दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट है उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आया है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, कि एक यूनिट टाइम के अंदर कितना वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी से लिखते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज का, तो डेल्टा वी मीन वी एफ माइनस वी आई, और टाइम टी एफ माइनस टी आई, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसी तरह एक्सेलरेशन के भी आगे दो टाइप्स हैं, एक एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वही टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, क्योंकि जो वेलोसिटी में टोटल चेंज आया उसको अगर हम टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जिसमें हमारे पास डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, उसके अंदर हम इंस्टेंटेनियस किसी एक्सेलरेशन को कवर करें तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस तरह हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, कि यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम के दरमियान अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेम वेलोसिटी में तब्दीली लेकर आ रहा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर किसी हिस्से में वेलोसिटी ज़्यादा तब्दील हो रही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज डिसेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब ये एक्सेलरेशन का उलट है। अमूमन हम ये देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब एक्सेलरेट करता है तो वो 0 से उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वो 0 से 10 20 30 50 करता है, उसको हम एक्सेलरेट करते हैं। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट तेजी से जा रहा है और वो ब्रेक लगाना शुरू करे, अब वो 60 से 50 40 30 20 पर है, अब वेलोसिटी तो इसमें भी चेंज हो रही है। हम तो कहते हैं एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब वो ऑब्जेक्ट चाहे रेस्ट की हालत से मोशन में जाए या मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जाता जाता रेस्ट में आए, वेलोसिटी तो चेंज होगी ना। तो इस केस में जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में आ रहा हो, ब्रेक लगा रहा हो, रुक रहा हो, तो इस हालत में चूंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस आएगी, तो हम इस केस में इस तरह के एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं। इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो माइनस आती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो ऑयल ड्रॉप्स वो ड्रॉप कर रही है, ऑयल ड्रॉपलेट्स जो वो ड्रॉप कर रही है। ये आप इनके दरमियान डिस्टेंस से ये बता सकते हैं कि वो गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, डिसेलरेट कर रही है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। अब यहाँ पर देखें इन डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब इस केस में देखिए, पहले जो डॉट्स हैं वो करीब है लेकिन आगे वाले डॉट्स दूर होते जा रहे हैं। दैट मीन पहले गाड़ी स्लो थी, उसके बाद गाड़ी तेज हो गई है। तो इस केस में गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड जो वो तेज हो रही है। बट इस केस में आप देख सकते हैं कि पहले ड्रॉप्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा था, अब वो करीब हो गए। दैट मीन गाड़ी ब्रेक लगा रही है, डिसेलरेशन में जा रही है, रिटार्डेशन की तरफ जा रही है। तो इस केस को हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप अपने प्रैक्टिस के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। सो आज के सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज के सेशन के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखा, रेस्ट और मोशन की डिटेल्स के बारे में पढ़ा। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। मज़ीद इस तरह के जो बेनिफिशियल सेशंस को अटेंड करने के लिए आप MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।